हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मार्क नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके पीछे फिजियोलॉजी क्या होती है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, जीएफआर क्या होता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, जीएफआर किस तरह से अफेक्टेड होता है, किन किन चीज़ों पे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है यूरिन का फॉर्मेशन, और जीएफआर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप्स होते हैं हम वो देखेंगे, और हर एक स्टेप में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, किस चीज़ का सिक्रीशन होता है, यूरिन का कंसंट्रेशन कैसे होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे होता है, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और स्टार्ट करते हैं आज के हम इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन होता क्या वैसे, यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी क्या होती है। तो यूरिन फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच द किडनी फिल्टर ब्लड, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, रेगुलेट बॉडी फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस बैलेंस एंड फॉर्म यूरिन। तो जैसा कि हम जानते हैं किडनी का काम होता है कि हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना। तो यूरिन फॉर्मेशन के दौरान इन्हीं सब चीज़ों का क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है। जैसा कि क्या क्या होता है, हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं और फ्लूइड होता है, बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनके वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, और एसिड बेस बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है, और यूरिन तो फॉर्म होता ही है। इट अकर इन द नेफ्रॉन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, जो हमारा किडनी होता है वो क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे किसका, किडनी का। तो जितने भी फंक्शंस होते हैं बच्चों वो कहाँ पर होते हैं, इन्हीं नेफ्रॉन्स में होते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं जस्ट आ रहा हूं, ठीक। तो जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों वो कहां पे होते हैं, इन्हीं नेफ्रॉन्स में होते हैं। एक सेकेंड, लेट मी गिव अ सेकेंड, लाइट ऑन करना भूल गया था, ठीक। तो यूरिन फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे। तो यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चों, नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन के हम डिटेल स्ट्रक्चर को इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, क्या क्या होता है, क्या पार्ट होता है, फिल्ट्रेशन बैरियर क्या होता है, पोडोसाइट्स क्या होते हैं, फिनेस्ट्रेशन क्या होता है। इन सभी चीज़ों को अगर आपको देखना है तो आप इससे प्रीवियस वाला लेक्चर क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को बच्चों, ठीक। तो यूरिन फॉर्मेशन बच्चों टोटल 3 स्टेप पे डिपेंड होता है। सबसे पहला होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन। कुछ कुछ किताबों में कुछ कुछ जगह पर बच्चों एक और दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक। यूरिन को कंसंट्रेट करना भी एक इसी का स्टेप हो जाता है। तो देखते हैं बच्चों सबसे पहले कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या सॉरी उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा नेफ्रॉन के फंक्शन को बच्चों। ईच किडनी कंटेन अबाउट 1 से 1.2 मिलियन पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, रीनल कॉर्पोसल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। आगे देखते हैं स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप है बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन, और चौथा अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन एज ए फोर्थ स्टेप इसको हम ले सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। तो ये क्या होता है बच्चों, इट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बावन कैप्सूल। अब देखिए ग्लोमेरुलर कैपिलरीज क्या होती हैं आपको तो पता ही होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ इस डायग्राम में बच्चों आप एफरेंट आर्टरियोल देख रहे होंगे और इफरेंट आर्टरियोल देख रहे होंगे बच्चों, ठीक। ये हमारी, एक सेकेंड, ये है हमारी एफरेंट आर्टरियोल और ये है इफरेंट आर्टरियोल। जैसा कि हम जानते हैं जो एफरेंट आर्टरियोल होता है बच्चों उसका डायमीटर थोड़ा सा क्या होता है, थिक होता है, और जो इफरेंट होता है उसका डायमीटर थोड़ा सा थिन होता है। तो अगर हम अपने किडनीज की बात करें, ग्लोमेरुलस की बात करें बच्चों, तो 1 मिनट में लगभग 1200 ml क्या होता है हमारे ग्लोमेरुलस में जाता है बच्चों, जिसका सिर्फ 125 ml क्या होता है बच्चों फिल्ट्रेशन में आता है। मतलब लगभग इसका 80% हिस्सा क्या हो रहा है बच्चों, वो इफरेंट आर्टरियोल से बाहर निकल जाता है, और 125 ml क्या हो रहा है बच्चों, 125% लिख दिया मैंने, 125 ml क्या होता है बच्चों फिल्टर्ड आउट होके बाहर, फिल्टर्ड आउट होके क्या बन जाता है, फिल्ट्रेशन
हो जाता है बच्चों। ये 1 मिनट की बात हो रही है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कितना है, 125 ml होता है बच्चों। और ये होता कहाँ पर है, रेनल कॉर्पोसल जो होता है उस वाले रीजन में होता है। रेनल कॉर्पोसल्स में क्या क्या आते हैं बच्चों, हमारा ग्लोमेरुलस आता है और बाउंस कैप्सूल आता है। इसमें कितने लेयर्स होते हैं, जो फिल्ट्रेशन बैरियर होता है कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होती है। एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जो कि फिनेस्ट्रेटेड होते हैं, दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है बच्चों, और तीसरी क्या होती है, पोडोसाइट्स होती है। अब देखेंगे यहां पर कुछ प्रेशर्स की बात हो रही है। सबसे पहला है ग्लोमेरुलर ब्लड या ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको हम जीएचपी बोलते हैं बच्चों। अब ये जीएचपी होता क्या है, देखिए एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड कहां आ रहा है बच्चों, हमारे ग्लोमेरुलस में आ रहा है, ठीक। तो जिस प्रेशर से ब्लड आ रहा है बच्चों, किसमें, हमारे ग्लोमेरुलस में, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, जीएचपी बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि कितना होता है बच्चों, 55 mm ऑफ Hg होता है। ये क्या, इसको हम पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं। दूसरा है बच्चों ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है, अब देखिए ब्लड में क्या होते हैं बच्चों, कोलाइडल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन हो गया, और भी कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड को वो होल्ड कर रहा है बच्चों, ठीक। ब्लड को एंडोथेलियल जो सेल्स हैं उनसे बाहर लीक होने नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए ये क्या है, सपोज करिए ये कोई कैपिलरी है, ठीक। तो इसमें एक प्रेशर से क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, एक प्रेशर से क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, जिसको हम जीएचपी बोल रहे हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं, जीएचपी, जो कि कितना है, 55 mm ऑफ Hg है। अब ब्लड के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। उन प्रोटीन्स और सल्यूट की वजह से क्या हो रहा है, एक कोलॉइडल प्रेशर जनरेट हो रहा है। कोलॉइडल प्रेशर क्या कर रहा है, ब्लड को अंदर रखने में हेल्प कर रहा है, ठीक। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सपोज करिए ब्लड को कहाँ भेज रहा है, बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है, ऐसे बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है। एंडोथेलियल सेल्स हैं जो वहां से ऐसे उसको बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो कोलॉइडल प्रेशर है बच्चों, उसको क्या कर रहा है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये ठीक, कोलॉइडल प्रेशर उसको अंदर रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो ब्लड को होल्ड करने में कौन हेल्प कर रहा है, कोलॉइडल प्रेशर, ठीक। और ब्लड को बाहर भेजने में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक। तो ये कितना होता है बच्चों, 30 mm ऑफ Hg होता है, ठीक। और ये क्या है, निगेटिव प्रेशर है। और एक होता है बच्चों कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या होता है, देखिए जो ये बाउंस कैप्सूल आपको दिख रहा है बच्चों, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, इसमें भी फ्लूइड प्रेजेंट है। तो फ्लूइड प्रेजेंट होने की वजह से वो एक इस पे दबाव डाल रहा है ना, क्योंकि सपोज करिए ये कोई ऐसा, आप समझ लीजिए कोई स्ट्रक्चर है जिससे क्या हो रहा है, फ्लूइड जो भी फिल्टर आउट होके इस कैप्सूल में आ रहा है वो ऐसे जा रहा है, लेकिन कितना जाएगा, जाके फिर वो बिल्डअप हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके ये क्या कर रहा है, इस पे एक तरह का ऐसे प्रेशर लगा रहा है, चारों तरफ से क्या बना रहा है बच्चों, प्रेशर लगा रहा है। तो जो इस कैप्सूल में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसके वजह से जो इस पे प्रेशर लग रहा है ग्लोमेरुलस पे, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहे हैं, जो कि 15 mm ऑफ Hg है। अब ये भी क्या कर रहा है बच्चों, ये भी फिल्ट्रेशन को क्या कर रहा है, हिंडर कर रहा है। जो फिल्ट्रेट बन रहा है बच्चों उसको इनहिबिट कर रहा है, मतलब फिल्ट्रेशन को होने से रोक रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक ही पॉजिटिव प्रेशर है। पॉजिटिव प्रेशर कितना है बच्चों, एक ही है, जो कि क्या है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। वो क्या कर रहा है, फिल्ट्रेट बनाने में हेल्प कर रहा है। बाकी निगेटिव प्रेशर, ये हमारा पॉजिटिव प्रेशर, ये भी निगेटिव प्रेशर बच्चों, ये भी निगेटिव प्रेशर। तो अगर हम नेट प्रेशर की बात करें, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बच्चों कितना है, 55 mm ऑफ Hg है। और हमारा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 30 mm ऑफ Hg है, ये निगेटिव में है। और फिर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, 15 mm ऑफ है। तो 55 में से बच्चों 15 और प्लस 30 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 10 mm ऑफ Hg बचेगा। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हो गया, नेट NFP कितना हो गया बच्चों,
10 mm ऑफ Hg हो जाता है। ठीक, तो 10 mm ऑफ Hg से क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब इतने प्रेशर से फिल्ट्रेट बन रहा है। और इस प्रेशर पे कितना फिल्ट्रेट बनता है बच्चों, 125 ml बनता है। कितने मिनट में, 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बनता है 10 mm ऑफ Hg पे। अगर हम इस प्रेशर को क्या करेंगे, अब देखिए एक चीज होता है, हम अगर NFP को बढ़ाएंगे, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे बच्चों। ठीक, तो क्या होगा, NFP बढ़ेगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा बच्चों, तो इससे हमारा क्या होगा, GFR भी बढ़ेगा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आगे देखने वाले हैं। आप याद रखिएगा कि NFP कितना होता है, 10 mm ऑफ Hg होता है। अब इसमें हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करें तो 3 मेम्ब्रेन होती है बच्चों। पहला हमारा फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा पोडोसाइट्स होता है। फेनेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारी एंडोथेलियम होती है बच्चों ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में, उसमें ऐसे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ओपनिंग प्रेजेंट है बच्चों, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेशन बोलते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम कह रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है बच्चों, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की एक लेयर है। दूसरी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, पोडोसाइट्स और एंडोथेलियल सेल्स के बीच में होती है बच्चों। इसमें 3 लेयर होती है। एक मिडिल लेयर होती है जिसको हम डेंसा कहते हैं बच्चों, डेंसा कहते हैं, और इसको हम रेरा इंटरना कहते हैं बच्चों, इंटरना जो कि इंडोथेलियल साइट है, और एक एक्सटर्ना साइट होती है बच्चों। ठीक, ये आप याद रखिएगा। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या होता है बच्चों, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक, क्या प्रेजेंट होता है, दोनों साइड निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये क्या बनाता है, एक तरह का बैरियर बनाता है, जिससे कि निगेटिव सब्सटेंस जो है, निगेटिव चार्ज सब्सटेंस है, वो क्या होते हैं, फिल्टर आउट नहीं हो पाते हैं। तीसरा है बच्चों हमारा पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स क्या होते हैं, एक तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं बच्चों, जो कि कहां, ग्लोमेरुलस का जो बिसरल लेयर होता है, सॉरी बाउंस कैप्सूल का जो बिसरल लेयर होता है, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा है बच्चों इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में। ठीक, तो अब फोर्सेस गवर्निंग द फिल्ट्रेशन, जिसको हम स्टार्लिंग फोर्स भी के नाम से जानते हैं। तो फोर्सेस कौन कौन से हैं, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इसको कहते हैं बच्चों, जो कि फेवर करता है, या फिर पॉजिटिव प्रेशर होता है कितना, 55 mm। गैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपोजेस फिल्ट्रेशन कितना होता है बच्चों, 30 mm ऑफ Hg। फिर प्लाज्मा, सॉरी ये कितना होता है, 15 mm ऑफ Hg। और प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, 30 mm ऑफ Hg। तो इसको अगर दोनों को हटा देंगे तो नेट कितना निकलेगा बच्चों, 10 mm ऑफ Hg निकलता है। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में। तो जितना आप नॉर्मल GFR जानते हैं बच्चों, कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है। ठीक, और एक सेकंड से 1200 में से 125 घटा देंगे तो 10 में 5 गया, 9 से 2 गया 7, और 1 में से 1 गया, 11 में से 1 गया 10, 1075 ml। ठीक, तो लगभग 1075 ml क्या होता है बच्चों, बॉडी से एफरेंट आर्टरियोल से बाहर निकल जाता है, और 125 ml क्या होता है, फिल्ट्रेट बन के निकलता है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी इफरेंट आर्टरियोल्स, इफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल्स होती हैं बच्चों, उसमें 1200 ml ब्लड क्या होता है, इंटर करता है। लेकिन सिर्फ फिल्ट्रेट कितना बन रहा है बच्चों, 125 ml फिल्ट्रेट बनता है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द ब्लड बचता है कितना, 1075 ml वो क्या हो रहा है, बाहर निकल जाता है बच्चों। ठीक, तो 125 ml ही 1 मिनट में क्या होता है, फिल्टर आउट होता है। अगर इस रेट से भी देखेंगे तो लगभग 180 लीटर पर डे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है। अब देखिए रेगुलेशन कैसे होता है GFR का, मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है बच्चों, वो क्या होता है, कम ज्यादा होता रहता है। मतलब इसको एक कांस्टेंट बनाए रखना क्या है, जरूरी है। तो उस कांस्टेंट को बनाए रखने में कैसे बनाया जाता है, उसमें हमारा ऑटो रेगुलेशन आता है। ऑटो रेगुलेशन में पहला है मायोजेनिक और ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक बच्चों। ठीक, अब देखिए ऑटो रेगुलेशन में 2 चीजें आती हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक इंट्रिंसिक रेगुलेशन होता है, और एक एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन होता है बच्चों। ठीक, एक्सट्रिंसिक
इंट्रिंसिक में हमारा ये दोनों आता है, मायोजेनिक और ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। एक्सट्रिंसिक में क्या आता है बच्चों, दो चीजें आती हैं, एक तो हमारा सिंपैथेटिक आता है, सिंपैथेटिक कंट्रोल आता है, दूसरा हमारा रास आता है बच्चों, क्या आता है, रास आता है। ठीक, तो हम ऑटो रेगुलेशन को डिटेल में इसके आगे वाले एक छोटे से पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया बच्चों ग्लोमेरुलर रेगुलेशन के बारे में। एक बार हम जीएफआर देख लेते हैं। अब देखिए जो जीएफआर है बच्चों वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पे डिपेंड करता है, दूसरा सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और तीसरा बच्चों परमियाबिलिटी पे डिपेंड करता है। एनएफपी मतलब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर किन चीजों पे है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला होता है हमारा पॉजिटिव प्रेशर, दूसरा होता है निगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जीएचपी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि 55 mm ऑफ Hg। निगेटिव प्रेशर में हमारा ऑन्कोटिक और कॉर्पोसल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है। सरफेस एरिया मतलब अगर किडनी के जो ग्लोमेरुलस है बच्चों उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। मतलब सरफेस एरिया ज्यादा तो जीएफआर क्या बच्चों, ज्यादा होगा। ठीक, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो जीएफआर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। परमेबिलिटी बात करें तो अगर नंबर ऑफ पोर्स जो फेनेस्ट्रेशन था वो ज्यादा रहेगा तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो जीएफआर बढ़ेगा, अगर कम है तो फिल्ट्रेशन कम होगा। ठीक, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कि एफ क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं। और ये बच्चों लगभग सब में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिल्ट्रेशन जो कोफिशिएंट होता है वो कांस्टेंट होता है, और एनएफपी क्या करता है, वेरी करता रहता है बच्चों। ठीक, तो जीएफआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनएफपी एंड इनटू कोफिशिएंट फिल्टर जो होता है बच्चों। ठीक, अब जो जीएचपी है बच्चों वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। हमारा अगर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बीपी बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, अगर हमारा बीपी कम होगा तो जीएचपी क्या होगा बच्चों, कम होगा। सीओपी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर प्लाज्मा प्रोटीन से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ेगा बच्चों तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ता है तो जीएफआर क्या होता है बच्चों, कम होता है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम होगा सीओपी कम होगा, सीओपी कम होगा बच्चों तो जीएफआर क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक बार इसको आप देख लीजिएगा। फिर अगर हम कॉर्पोसल हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर की बात करें तो अगर रीनल स्टोन है, अगर देखिए यूरिन जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, ड्रेन नहीं हो रहा सही से, तो वाटर का क्या हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है। तो बिल्डअप होने से जो कैप्सूल था वो क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगा। ठीक, तो उससे बढ़ जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या होता है बच्चों, जो हमारा यूरेटर है उसमें और ब्लैडर में क्या हो रहा है, वाटर का एक्युमुलेशन होने लगा है, यूरिन का एक्युमुलेशन हो रहा है जिससे बैकफ्लो होने लगता है। बैकफ्लो होने से क्या हो रहा है, सीएचपी बढ़ रहा है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। रेनल स्टेनोसिस हो गया, उस कंडीशन में भी क्या होता है, जीएचपी बढ़ जाता है। ठीक, तो ये हो गया बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेगुलेशन के बारे में, जीएफआर के रेगुलेशन के बारे में। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको जो फिल्ट्रेशन वाला पार्ट है वो समझ में आ हो गया कि 125 ml फिल्ट्रेट बन रहा है 1 मिनट में। अब 1 मिनट में 125 ml तो बन रहा है, लेकिन वो बैरी किन किन चीज़ों पे कर रहा है, फिल्ट्रेशन बैरियर कैसा है, और जो प्रेशर्स लग रहे हैं, पॉजिटिव प्रेशर निगेटिव प्रेशर वो कैसे हैं, हार्मोन का रेगुलेशन होता है, ऑटो रेगुलेशन होता है, उन सारी चीज़ों पे क्या होता है, ये डिपेंड करता। तो वो कांस्टेंट नहीं है कि 125 ml ही बनेगा बच्चों, किसी में ज़्यादा बन सकता है, किसी में कम बन सकता है। अगर कम बनने लग रहा है तो हम जा रहे हैं किसकी तरफ, रीनल फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अगर ज्यादा बन रहा है तो हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं, जिसमें बॉडी से प्रोटीन क्या होता है, ड्रेन होने लगता है, वाटर का रिटेंशन होने लगता है, वो सारी चीजें होने लगती है। ठीक, अब दूसरा पार्ट होता है, दूसरा स्टेप है किसका बच्चों, हमारे यूरिन फॉर्मेशन का, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब देखिए जो फिल्ट्रेट बना बच्चों उसमें कुछ यूजफुल चीजें होती हैं, कुछ काम की चीजें होती हैं जिसको बॉडी को दोबारा क्या करना होता है, रीएब्जॉर्ब करना होता है। ठीक, तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, पीसीटी
लूप ऑफ फनल डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो रही है, चीजों को रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है, मतलब जो काम की चीजें हैं वो बॉडी क्या कर रही है, रीएब्जॉर्ब कर रही है। ठीक, अब ये रीएब्जॉर्प्शन होता कैसे है हम उसको देखेंगे, और किन किन चीजों का रीएब्जॉर्प्शन कहां कहां होता है हम उसको देखने वाले हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बच्चों सेलेक्टिव प्रोसेस बाय विच यूजफुल सब्सटेंस आर रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स इनटू द ब्लड। रीनल ट्यूब्यूल्स बच्चों क्या क्या, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ फनल। अबाउट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब बच्चों। ठीक, लगभग 99% फिल्ट्रेट क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है बच्चों। ठीक, अब देखते हैं कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करते हैं, पीसीटी। अब यहां से कौन कौन सी चीजें रीएब्जॉर्ब हो रही हैं, 100% ग्लूकोज का और अमाइनो एसिड का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। 65% बच्चों सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्लोराइड का 50% और वाटर का लगभग 65% क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन होता है। बाइकार्बोनेट का 90% एब्जॉर्प्शन यहीं से हो जाता है। इसमें मैकेनिज्म क्या क्या लगता है, कौन कौन से मैकेनिज्म से चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, एक तो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बच्चों। ठीक ठीक, तो ऑस्मोसिस बच्चों ये हमारा वाटर या ऑस्मोसिस बल्क, हाँ ऑस्मोसिस से ही होता है बच्चों, ऑस्मोसिस से H2O हो जाता है, और सोडियम ग्लूकोज अमाइनो एसिड सेकेंडरी या पैसिव एक्टिव होता है, और सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है बच्चों, एक्टिव होता है। अब ये होता कैसे हम एक बार देख लेते हैं। देखिए फिल्ट्रेट बना, उस फिल्ट्रेट में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। अब देखिए यहां से कहां आया बच्चों, फिर ये बाउंड कैप्सूल वाला पार्ट हो गया, फिर यहां से ये पीसीटी में आता है। अब देखिए पीसीटी के जो सेल्स होते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि यहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि ब्रश बॉर्डर्ड होते हैं। तो उनका जो बेसोलेटरल सरफेस होता है, मतलब जो बाहर की तरफ क्या कर रहा है, फेस कर रहा है बच्चों। ठीक, उस पे पंप लगा होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो कि सेल के अंदर से 3 सोडियम के मॉलिक्यूल को क्या करता है, बाहर भेजता है, और 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल को अंदर लाता है। अब देखिए 3 सोडियम बाहर भेज रहा है, 2 पोटेशियम सेल के अंदर ला रहा है, तो सोडियम का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेल के अंदर कम हो जाएगा। और यहां पर क्या है बच्चों, सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां से सोडियम क्या होता है बच्चों, रीअब्सॉर्ब होता है कहां पर, सेल्स के अंदर। फिर सेल से फिर ये फर्दर कहां आ जाता है, हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, या जो कैपलरीज होती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपलरीज होती हैं बच्चों, वहां आ जाता है। ये क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपलरीज है, जो कि पीसीटी को क्या करती है बच्चों, सराउंड करती है। दूसरा, अब सोडियम जब अंदर आता है बच्चों, तो उसके साथ साथ क्या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी अंदर आ जाते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम के साथ जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है तो इसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं बच्चों। ठीक, दूसरा, अमाइनो एसिड भी इसी के साथ साथ चले जाते हैं, सोडियम के साथ साथ, तो इसी को भी हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो गया, सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो गया, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन इस तरीके से हो गया। अब देखिए जब सोडियम अंदर जा रहा है बच्चों, तो उसी के साथ साथ वाटर उसको क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक, एक बार जैसे सोडियम सेल के अंदर गया तो उसी के पीछे क्या होगा, वाटर भी अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो हमने 3 चीजों का एब्जॉर्प्शन देख लिया, सोडियम का देख लिया, ग्लूकोज का देख लिया, अमाइनो एसिड का देख लिया, और साथ ही साथ वाटर के एब्जॉर्प्शन को देख लिया। अब आगे देखते हैं और किन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, तो और सोडियम के साथ साथ ही क्लोराइड जो आयन होता है उसका भी क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिसको हम सिम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। 5 चीजें हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, क्लोराइड हो गया। अब बात रही क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, तो ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 2 सेल्स के बीच में क्या है बच्चों, गैप दिख रहा होगा। ठीक, ये कलर शायद दिख ना रहा हो बच्चों, तो यहाँ पर क्लोराइड आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, और पोटेशियम आयन है। ये क्या हो रहे हैं, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब इन दोनों सेल्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट है बच्चों, ये गैप, इन गैप्स से क्या हो रहा है, इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब बचा बच्चों
बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है बच्चों। ठीक, ये क्या होता है देखेंगे आप, यहां से क्या हो रहा है, CO2 का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है सेल्स के अंदर। CO2 वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेसेंस में कार्बोनिक एसिड बनाता है बच्चों, बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि फर्दर ब्रेक हो जाता है H+ आयन और बाइकार्बोनेट में। ठीक, फिर ये H+ आयन क्या हो रहा है बच्चों, वो सीक्रीट हो जा रहा है। मतलब यहां से बाइकार्बोनेट के फॉर्म में H+ आयन कहाँ बाहर सीक्रीट हो रहा है, मतलब ये हो गया H+ आयन का सीक्रीशन। और यहीं से फिर बाइकार्बोनेट क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। अब H+ फिर यहां आ रहा है बच्चों, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना रहा है। फिर ये फर्दर ब्रेक हो जा रहा है CO2 और वाटर में। फिर CO2 का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, CO2 वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और CO2 क्या होगा, डिफ्यूज होके वॉश आउट हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो इस तरह से कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारे PCT के अंदर। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको एक रफ आइडिया तो मिल ही गया होगा बच्चों। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं कि किन किन चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन कितने चीजों का होता है बच्चों, जो स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, इंसुलिन हो गया और हीमोग्लोबिन हो गया। ये कैसे होते हैं बच्चों, पीसीटी पे इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ ये बाइंड करते हैं और फिर ये ट्यूब्यूल्स के सेल्स में जाते हैं और यहाँ से लाइजोसोम इनको क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, और जो इनके कॉन्स्टिट्यूट होते हैं बच्चों वो कैपिलरीज में क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। सोडियम का 65%, वाटर का 65%, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का बच्चों 100%, बाइकार्बोनेट का 90%, यूरिया का 50%, पोटेशियम एंड कैल्शियम का 60% और क्लोराइड आयन का 50% एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया, हमारे पीसीटी में हो गया। इतना रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लूप ऑफ हेनले में होता है। और ये क्या कराता है बच्चों, काउंटर करंट मैकेनिज्म को क्या करता है, करवाता है, जिससे यूरिन क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाता है। अब यहाँ रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो डिसेंडिंग लिम्ब में बच्चों सिर्फ वाटर का ही रीअब्जॉर्प्शन होता है, और असेंडिंग लिम्ब में बच्चों सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और ये इम्परमिएबल होता है किसके लिए, वाटर के लिए। और ये होता कैसे हम आगे देखेंगे। ठीक, तो ये एक बच्चों रफ आइडिया है। आप जैसे जैसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से जो फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आएगा बच्चों, तो उससे क्या होगा, वाटर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक, वाटर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। अब ये वाटर बाहर जा कैसे रहा है, तो जो बच्चों यहाँ का इंटरस्टिशियल स्पेस जो दिख रहा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस है बच्चों, उसमें सोडियम और क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब इसकी ऑस्मोलरिटी क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा है। मतलब सल्यूट का नंबर इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर क्या है, सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। तो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, हाँ, लोअर से हायर की तरफ क्या हो रहा है, बच्चों, H2O के मॉलिक्यूल्स बाहर अंदर क्या है, बहुत ज्यादा हैं, और बाहर क्या है, बहुत कम है। तो उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो ट्यूबुलर स्पेस है वहां से वाटर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो जैसे जैसे बाहर की तरफ निकलेगा, अंदर NaCl का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आप देखे होंगे यहाँ 300 ऑस्मोलरिटी है, आगे 500, 700, 900, फिर बेस में आते हुए 1200। फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है बच्चों, तो जो NaCl है वो क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये बाहर भेज दे रहा है, कौन, असेंडिंग जो लिम्ब है इसका। ठीक, तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक काउंटर करंट मैकेनिज्म बनना। मतलब एक बार तो वाटर निकल रहा है, फिर एक बार क्या निकल रहा है, सोडियम निकल रहा है और क्लोराइड निकल रहा है। फिर वो क्या हो रही है, जो वहां पर वसा रेक्टा है बच्चों, उसमें क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है और सीक्रेट रीएब्जॉर्ब हो रही है, और कुछ सीक्रेट हो जा रहा है। तो ठीक इस तरह से क्या मेंटेन होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेन होता है। तो डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें बच्चों, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन 15% होता है, जो कि हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट बना देता है बच्चों। जो हाइपरटोनिक बना देता है मतलब इसका जो ऑस्मोलरिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, अराउंड 1200 हो जाता है। फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, फिर सोडियम इससे बाहर निकलेगा। अब सोडियम निकलता है तो आगे जाके फिर ये हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट बन जाता है। जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब से क्रॉस करके DCT में पहुंचता है तो यहाँ पर हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट बन जाता है। सिर्फ सोडियम और पोटेशियम और 2 क्लोराइड आयन का क्या होता है, को ट्रांसपोर्ट होता है, और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कितना होता है,
25% हो जाता है। तो पीसीटी में कितना हुआ था बच्चों? पीसीटी में 65% हुआ था, किसका? सोडियम का। और यहाँ पे कितना हो गया? 25% हो गया। पीसीटी में वाटर का कितना हुआ था? 65% हुआ था। और यहाँ कितना हो जाता है? 15% हो जाता है। ठीक, तो 15 5 70 और 10 80, 20% ये बचता है बच्चों और 10% ये बचता है। और ये 10% और 20% कहाँ जाता है? फिर डीसीटी में जाता है, उसको हम आगे देखेंगे। अब डीसीटी में क्या होता है? अब देखिए, ये हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट बन जाता है या हाइपो ऑस्मोलरिटी हो जाती है। तो 10 से 100 से 200 के बीच में मिली ऑस्मोल उसकी क्या होती है? ऑस्मोलरिटी होती है, जिसमें 10% क्या होता है बच्चों? सोडियम होता है और 20% क्या होता है? पानी बचा हुआ होता है। तो अब देखिए, जो डीसीटी के अंदर क्या होता है बच्चों? रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो हार्मोन डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? हार्मोन डिपेंडेंट होता है। अगर बॉडी में रिक्वायरमेंट है वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट की तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। अगर नहीं जरूरत है तो वो यूरिन के थ्रू क्या होंगे बच्चों? वॉश आउट या बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन कौन कराता है? एल्डोस्टेरोन कराता है। ठीक, एल्डोस्टेरोन याद रखिएगा, सिर्फ सोडियम का क्या कराएगा बच्चों? एब्जॉर्प्शन कराएगा। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन कराता है? पैराथायरॉइड हार्मोन कराता है। देखिए, पीटीएच बच्चों हमारी थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होगा, वो आके काम करेगा, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं डीसीटी के पास, यहां पर आके काम करेगा और कैल्शियम चैनल्स को क्या करता है? बढ़ा देता है या एक्टिवेट कर देता है, जिससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है और वो इवेंचुअली हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरह बच्चों एल्डोस्टेरोन आके काम करता है, जो कि सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और साथ ही साथ क्लोराइड के भी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अब सोडियम का कितना एब्जॉर्प्शन कराता है बच्चों? 5 से 6% कराता है। पीसीटी में बच्चों 65% हुआ था और लूप ऑफ हेनले में कितना हुआ था? 25% हुआ था। और डीसीटी में, जो कि कंडीशनल है बच्चों, 6 से 7% होता है। ठीक, तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन कुछ इस तरीके से होता है। रही बात, अब देखिए, जब सोडियम एब्जॉर्ब होता है बच्चों तो उसके साथ साथ यहाँ पर वाटर का भी री एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ये कितना होता है? लगभग ये भी इसी के अराउंड 7 से 8% वाटर का एब्जॉर्प्शन भी डीसीटी में क्या होता है? हो जाता है, जो कि एल्डोस्टेरोन क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। पीटीएच वाटर के एब्जॉर्प्शन में कोई रोल प्ले नहीं करता है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में बच्चों मेनली वाटर का री एब्जॉर्प्शन होता है और वो किससे रेगुलेटेड होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन से रेगुलेटेड होता है। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है बच्चों, वो क्या सिक्रीट करती है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट करती है, जो कि आके हमारे कहाँ काम करता है? कलेक्टिंग डक्ट के प्रिंसिपल सेल्स पे काम करता है। अब ये प्रिंसिपल सेल्स करते क्या हैं? उसमें एक्वापोरियंस के नंबर्स को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं बच्चों। और इनका जब नंबर बढ़ता है तो उससे क्या वाटर का एब्जॉर्प्शन होने लगता है, पैसिवली वाटर का एब्जॉर्प्शन होने लगता है। और कितना होता है बच्चों? लगभग 10 से 15% तक वाटर का एब्जॉर्प्शन, 10 से 15 या 17% तक वाटर का एब्जॉर्प्शन एडीएच करवा सकता है बॉडी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन है या बीपी लो हो रहा है, बीपी फॉल हो रहा है बच्चों, तो वो क्या कर रहा है? वाटर का एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन करा के ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है और बीपी को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से री एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है बच्चों। हमने देखा कि 125 ml फिल्ट्रेट बना, लेकिन उसका लगभग 99% जो 99% पार्ट था बच्चों, वो री एब्जॉर्ब हो गया डिफरेंट पार्ट में। खासकर ज्यादा री एब्जॉर्प्शन कहां हुआ? पीसीटी में हुआ। उसके बाद कहां हुआ बच्चों? लूप ऑफ हेनले में हुआ। उसके बाद डीसीटी में कंडीशनल, मतलब बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। कलेक्टिंग डक्ट में भी बॉडी के कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? री एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक, तो इस तरीके से लगभग 99% जो आउटपुट रहा, फिल्ट्रेट रहा, उसका क्या हो गया? रीअब्जॉर्ब हो गया बॉडी में। अब रीअब्जॉर्ब होना ही नहीं नेसेसरी होता बच्चों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि फिल्टर नहीं हो पाती हैं हमारे फिल्ट्रेशन बैरियर की वजह से। ठीक, तो उन चीजों को क्या करना है? बॉडी को सिक्रीट भी तो करना है, तो बॉडी सिक्रीट भी करती है बच्चों। एक सेकेंड।
बॉडी क्या कर रही है बच्चों, सिक्रीट भी कर रही है। तो सिक्रीशन किन किन चीजों का हो रहा है और कैसे हो रहा है हम वो आगे देखते हैं। तो तीसरा स्टेप बच्चों क्या है, सिक्रीशन, जिसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं, एक्टिव ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड टू द रीनल ट्यूब्यूल। और ये बच्चों क्या होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, एटीपी की जरूरत होती है सिक्रीशन कराने के लिए। सिक्रीशन का मतलब क्या हो गया, जो हमारी कैपिलरीज हैं उससे चीजें कहां आ रही हैं, ट्यूब्यूल्स में आ रही। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि हमारा पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। ये क्या है बच्चों, ट्यूब्यूल्स है। मतलब जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वहां से वेस्ट मटेरियल या ऐसी चीजें जिनका रिक्वायरमेंट बॉडी में नहीं है वो कहां भेज रही है बॉडी, ट्यूब्यूल्स में भेज रही है। ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, डीसीटी, इन सारी चीजों में। अब कैसे होता है, इसका पर्पस क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस आयन, रेगुलेशन ऑफ पीएच, इलिमिनेशन ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिन। अब देखिए हमारे बॉडी में जो भी चीजें एक्सेस में होती हैं बच्चों, जिनकी जरूरत नहीं होती, वो बॉडी क्या करती है, सिक्रीट आउट कर देती है। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं बच्चों, वो भी क्या करती है बॉडी, सिक्रीट करती है इन्हीं ट्यूब्यूल्स में, ठीक। और इन्हीं के इलेक्ट्रोलाइट के एक्सचेंज और सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन से क्या होता है, बॉडी के पीएच को भी मेंटेन किया जाता है। जैसा कि हमने देखा था बच्चों, क्या हुआ था, CO2 क्या किया था, डिफ्यूज किया था पीसीटी के अंदर, पीसीटी के अंदर CO2 फिर कंबाइन किया था वाटर के साथ, फिर उसने कार्बोनिक एसिड बनाया था, कार्बोनिक एसिड फिर ब्रेक हुआ था बच्चों H+ और बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट फिर रीअब्जॉर्ब हो गया था बॉडी के पीएच को मेंटेन करने के लिए बच्चों, और H+ आयंस क्या हो गया था, कैपिलरीज में सिक्रीट हो गई थी। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, पीएच को क्या कर रहा है, मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। तो कुछ इस तरह से पीएच के मेंटेनेंस में ये हेल्प करती है। अब किन किन चीजों का सिक्रीशन होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं H+, पोटेशियम, अमोनिया, क्रिएटिनिन, पेनिसिलिन ड्रग जो होती है वो खासकर सिक्रीट होती है बच्चों। और ये कहाँ कहाँ आकर होते हैं, पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है, और कलेक्टिंग डक्ट में इन चीजों का क्या होता है बच्चों, सिक्रीशन होता है। अब एक बार काउंटर करंट मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसको तो मैंने समझा ही दिया था बच्चों। जैसे बाउंस कैप्सूल से जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ आएगा बच्चों, उससे क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते रहेंगे। अब देखिए जब वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो यहाँ सल्यूट का क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है वो बढ़ जा रहा है। क्यों, क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है और सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है। अब ये वाटर बाहर क्यों निकल रहा है, क्योंकि जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है बच्चों, यहाँ की जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो उस ऑस्मोलैरिटी को बाहर और अंदर मेंटेन करने के लिए H2O क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं जो एक्टिवली मतलब एटीपी को यूज करके क्या कर रहे हैं, सोडियम को बाहर फेंक रहे हैं बच्चों। सोडियम और क्लोराइड आयन को बाहर फेंक रहे हैं। क्यों बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि उसको क्या करना है, ऑस्मोलैरिटी को फिर फर्दर क्या करना है, बढ़ाना, कम करना है। मतलब 700 हुआ, 500 हुआ, फिर ऊपर जाते जाते बच्चों लगभग 100 से 200 हो जाता है, ठीक। तो यही प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म कह रहे हैं, ठीक। अब इसमें बच्चों दो चीजों का रोल होता है, एक तो हमारा जो लूप ऑफ हेनले होता है, दूसरा बच्चों जो हमारी वासा रेक्टा होती है। वासा रेक्टा क्या है, वासा रेक्टा कैपिलरीज होती हैं जो लूप ऑफ हेनले को क्या करती हैं, सराउंड करती हैं। इन्हीं से क्या होता है, एक्सचेंज होता है चीजों का और रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन एक दूसरे में होता रहता है बच्चों। और इसमें मेनली कौन क्या रोल प्ले करता है बच्चों, जो NaCl का कंसंट्रेशन है वो रोल प्ले करता है। NaCl का कंसंट्रेशन प्लस वाटर जो होता है वो, और बच्चों यूरिक एसिड कुछ अमाउंट में क्या करता है, रोल प्ले करता है मेडुलरी ग्रेडियंट को
बनाए रखने में, मेडुलरी जो ग्रेडियंट होता है उसको बनाए रखने में। ठीक, तो इससे हो क्या रहा है, यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बच्चों, मतलब यूरिन क्या हो रही है, कंसंट्रेट हो रही है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में वाटर का क्या किया जा रहा है, रीएब्जॉर्प्शन किया जा रहा है बच्चों। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको ये काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ में आया होगा। अब फाइनल यूरिन क्या हो रहा है बच्चों, फाइनल यूरिन बन गया, उसका वॉल्यूम कितना हो बच्चों, लगभग एक दिन में 1 से 1.5 लीटर जो यूरिन क्या होता है, फॉर्म होता है। पीएच 6 के अराउंड होता है, कलर बच्चों पेल येलो होता है, जिसको हम यूरोक्रोम बोलते हैं। ठीक, कंपोजिशन वाटर होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं बच्चों। ठीक, तो ये हो गया यूरिन का फॉर्मेशन और उसके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म होता है। ठीक, हमने 3 स्टेप 4 स्टेप में पढ़ा बच्चों, फिल्ट्रेशन पढ़ा, रीएब्जॉर्प्शन पढ़ा, सिक्रीशन पढ़ा और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस आपसे एक रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट दें और इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं बच्चों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।